सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को और प्यारी बुआ जी आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को और संगीता तुम्हें भी प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा आशीर्वाद। जी जी। और आज बड़े खास खास दिन है बुआ जी। हाँ, हम उसी में विचार मग्न हैं, इसीलिए ज्यादा मतलब क्या बताएं। ऐसे लग रहा है कि जो मतदान की बात जब भी आती है तो मतलब बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह आगे लग जाते हैं कि हम क्यों नहीं जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच के घर में बैठे रह जाते हैं। ये सब तमाम बातें जो हैं ये सब करते रहे हैं, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी तो विषय है जी। क्या है आज? आज पर्यटन दिवस भी है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। हाँ। और आज हम ये भी बात करेंगे कि अपना काम स्वयं करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे का ना करें लेकिन अपना जरूर करें। जी। और वीरांगना महारानी पद्मिनी की भी बात करेंगे जी, जिन्होंने जौहर व्रत लिया और उसको पूरा किया, तो उनके बारे में बात करेंगे। और हमारी जैसे कि बात हो रही है कि आज जो दिवस है यानी कि मतदान दिवस, तो पहले मतदाता दिवस जो है इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को देते हैं जी। कि क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि हमारा जन्मदिन होता है या और भी दिवस होते हैं, हम अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण ये है। एक दूसरे को इसके लिए बधाई भी देना चाहिए क्योंकि हमें जो अधिकार मिला हुआ है देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के एक नागरिक होने के नाते, और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ संख्या भी है मतदाताओं की भी, और ख़ास तौर से युवाओं की संख्या भी बहुत है इस मामले में। हमारा देश, या यूं कहें हम बहुत भाग्यशाली हैं ना। देश की क्या बात है, देश हम ही आपसे मिलकर बना है ना जी। तो और हम सब भाग्यशाली हैं। जी जी। और लोकतंत्र इस बात को भी बताता है, दर्शाता है कि हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं उनके अपने मत कितना मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो ये उनकी जो बातें हैं, उनके जो मत हैं या उनका जो विचार है उसे हम अपने मत द्वारा प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है और एक जिम्मेदारी भी है हमारी। जी जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बुआ जी, नहीं लगता कि हर एक उम्र के लोगों की ये जिम्मेदारी है, जो कोई 18 तक हो चुके हैं? यही तो हम कह रहे हैं कि भाई हम तो आज बहुत विचारमग्न है कि क्यों नहीं लोग सोचते। ये आपको एक उपहार की तरह मिला हुआ है। सब जगह इतनी आसानी से मतदान का हक सबको नहीं मिला हुआ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बिल्कुल सबको 18 वर्ष की, जिसकी भी उम्र हो गई है, जो 18 वर्ष का है, उन सबको मताधिकार मिला हुआ है। तो मताधिकार जो मिला है उसका उपयोग कीजिए। जैसे शब्द में ही छुपा हुआ अधिकार मिला हुआ है, जिम्मेदारी जरूर है, इसको समझना चाहिए। मत देने का जो हमें अधिकार मिला है वो प्रयोग में लाना हमारी जिम्मेदारी है ना? जिस तरह से कि 18 साल के हो जाते हैं तो बच्चे अक्सर अपने बैंक अकाउंट के बारे में सोचने लगते हैं और हक से आके कहते हैं जब हमारा अकाउंट खुलवाइए, अब हम बड़े हो गए हैं, बाकी सब चीजों के लिए बड़ी बहस करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, अब हम बताओ अकेले फिल्म नहीं देखने जा सकते, अब हम क्या स्कूटर नहीं चला सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी इस जिम्मेदारी को, अब हमसे बराबर 18 वर्ष के ऊपर न टिके, जो 88 साल के हैं वो भी, उनको भी हक है और जाते भी हैं लोग। लेकिन फिर भी ये दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सब लोग इसको समझें, है ना जी। और इसी तरह से सबकी जिम्मेदारी, यानी लोगों के मतानुसार जो सरकार का गठन होता है एक लोकतांत्रिक देश में, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और इसका यही मतलब भी है जी, यानी कि ये सरकार को मजबूत करता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करता है। हमारे साथी लिखते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 को भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे 1950 में उस तारीख को बनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्सव को भारत सरकार द्वारा युवा लोगों को प्रेरित करने के लिए चुना गया था, राजनीति में शामिल होने के लिए। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया, तब से ये विशेष विषय के साथ मनाया जाता है। तो बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात इन्होंने लिखी है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी। ऐसे ही हमारे और भी साथियों ने यही सब लिखा है कि उत्सव मनाते हैं अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मतदान के अधिकार का जश्न मनाते हैं। तो वाकई इसको जश्न की तरह ही समझना चाहिए। जी बिल्कुल, एक लोकतंत्र का त्योहार एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ना लोग सोचते हैं कि लो अब वोट डालने जाना पड़ेगा, कब जाएंगे, कब खाना बनाएंगे, कब घर का काम करेंगे, अरे बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। मतलब ये सारी चीजें इसीलिए नहीं निकलते हैं। नहीं बुआ जी, एक और चीज है। क्या? वो जो हाथ में निशान लग जाते हैं, वो छूटते नहीं है, वो भी एक बहुत कारण है। ऐसा लो, ऐसा युवाओं के बीच बड़ा कई बार सुनने को
मिलता है भाई, वो तो छूटता नहीं है बिल्कुल। बताओ जरा सा। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। जबकि संगीता बिटिया, ऐसा नहीं लगता कि इसको तो बकायदा दिखा के फख्र महसूस करना चाहिए, गौरव महसूस करना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अधिकार आपको मिला हुआ है तो इसका जरूर से जरूर लाभ उठाना चाहिए। अच्छा चलो, अधिकार मिला हुआ है या जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो फख्र से बताइए कि ये जिम्मेदारी हमने निभाई, हाँ, है ना? और देश की सरकार बनाने में हमने अपना एक कहना चाहिए योगदान दिया। जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनके उनको जो एक तरह से लोकतांत्रिक देश में शक्ति दी गई है, आप उसका प्रयोग करें और इस हिसाब से जो अपने देश की सरकार है वो चुनी जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा उपलक्ष्य भी कह सकते हैं कि हम लोगों को मिलता है, इस उपलक्ष्य में ये मौका मिलता है। तो जो उदासीनता है वो कई कारणों से होती है। कभी कभी तो उम्र की बात हो जाती है, कभी मौसम की बात हो जाती है, कभी ये हो जाता है कि भाई वाहन तो कोई मिले नहीं तो फिर क्या करें, तो कभी ये भी बात हो जाती है। तो लेकिन देखा जाए तो इन सब के पीछे एक ही चीज रहती है कि भाई अगर इच्छा है तो बिल्कुल जाया जा सकता है, और अगर उदासीनता है तो फिर नहीं जा सकते आप। मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि जब आपको ये लगता है कि आप ये मौसम खराब है, ये है, तब आप सोचिए कि अगर आपके करियर की बात आती, परीक्षा देने की बात आती, या फिल्म देखने की, आपकी पसंदीदा फिल्म देखने की बात आती, या घूमने जाने में अगर आपका 15-20 रुपए, मतलब 15-20 हजार रुपए कुछ लगे होते टिकट में, तो क्या आप उस मतलब रेलगाड़ी के टिकट है मान लीजिए और आपको जाना है, तो क्या मौसम, वाहन कुछ भी देख कर क्या उसको आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा, कहीं कहीं तो बुआ जी बहुत भीड़ देखने को मिलती है कि भाई लोग ठीक है मतदान कर, लेकिन कई कई जगह ऐसी होती, कई कई समय कोई कोई ऐसा होता है कि बस ऐसा लगता है कि भाई कुछ ही लोग हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ नजर नहीं आती। अच्छा, सब लोग यही देखेंगे तब? हाँ, जबकि होना ये चाहिए कि मतदान है उसका प्रयोग करें और वहाँ खूब सारी लंबी अच्छी अच्छी सी एकदम सारे लोग रहे और लाइन रहे और सब बड़े खुशी खुशी अपना मतदान करें, जिससे लोकतंत्र की जो ये प्रक्रिया है और भारत देश की जो एक सुंदरता है वो विश्व में कायम रहे। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे ट्रेन की लंबी लाइन हो, हवाई जहाज के लिए लाइन हो, वहां पर आपको चेक इन करना होता है, इतनी लंबी लाइन में बड़े मजे से खड़े रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छी तरह से। पहले के जमाने में फिल्म की टिकट भी खरीदने के लिए लंबी लाइन लगाते थे हम लोग, है ना? अभी भी लगती है। तो क्या हमने छोड़ा कभी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 रुपए 15 रुपए का भी टिकट होता था, तो हम खरीदते थे और उसके लिए लाइन में लगे रहते थे, तो बड़े खुशी खुशी लगे रहते थे। तो कुछ ऐसे मौके याद करिए और सोचिए कि हमें कहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है और किस चीज के लिए हमें इंतजार करना ही चाहिए। तो इन सब चीजों पे सोचना कि कब भीड़ कम होगी तब जाएंगे, तो भाई फिर तो घर से ही ना निकले हम लोग, है ना? और कुछ ऐसी घर के पास में जो नगर महापालिका से संबंधित जो जगह होती हैं उनके बारे में भी पता किया जा सकता है। कुछ एक फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उन्हें भरें। जो 18 साल के युवा हैं, जो बच्चियां हैं, तो वहाँ जाएं, अपना जो कार्ड होता है एक जो इससे मतदाता चुनाव पहचान पत्र जो बनता है, हाँ, तो उसे बनवाएं और उसमें पूरी पूरी रुचि लें। पास की जगहों में देखा जाएगा तो कई बार कलेक्टर ऑफिस के पास भी बना करते हैं, तो ये सब थोड़ा अगर मेहनत की जाए तो फटाफट, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यानी पंकज त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और साथ में गणतंत्र दिवस का महत्वपूर्ण अवसर, संकल्प और उस पर अमल का अवसर, मतदाता के महत्व और गणतंत्र के गौरव को समझने का अवसर, राष्ट्र की प्रगति में अपनी भूमिका के मूल्यांकन का अवसर। आइए मिलकर संकल्प लें कि मतदान के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वहन करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। न सिर्फ स्वयं मतदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, बल्कि इस अलख को यथासंभव जलाए रखने का प्रयत्न भी करेंगे। लोकतंत्र में भागीदारी, वोट हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती
धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। बुआ जी, नीले गगन के तले सचमुच धरती का प्यार पलता है, और यही वजह है कि धरती के लोग जो हैं बार बार उसकी महिमा का बखान करते बिल्कुल थकते नहीं, सुंदरता का बखान करते बिल्कुल थकते नहीं। बिल्कुल थकना भी नहीं चाहिए और घूमते रहना चाहिए। हाँ। लेकिन उससे पहले अगर मतदान का दिवस है तो मतदान देने के बाद, हाँ। मतदान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सब साथी ने बहुत अच्छा लिखा है। ये लिखा है कि हम बाकायदा जाते हैं, प्रयोग करते हैं मताधिकार का, और बाकायदा सेल्फी लेकर स्टेटस अपलोड करते हैं और फख्र महसूस करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक विचार है आपका, और तरीका अच्छा है। यानी कि आप जब डालते हैं तो और लोग जो थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं, जाए नहीं जाए, छोड़ो हटाओ, वो वाली जो स्थिति रहती है उससे तुरंत उनको भी लगता है चलो हम भी चलते हैं। तो यहाँ आप सेल्फी का प्रयोग बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। और लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। जी, है ना? यहाँ जरूर लीजिए, कहीं कोई गिरने का डर नहीं है आपको। नहीं, बिल्कुल गिरने का डर नहीं। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि मतलब ये लेना करना ही चाहिए। और ये भी लिखा है कि हमारी कॉलोनी कहें या चौल कहें या मोहल्ला कहें, वहाँ सब लोग मतदान डालने तो नहीं जाते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी योजना रहती है तो उसके लाभ के लिए लाइन में लग जाते हैं और उसका लाभ तुरंत लेते हैं। तो भाई ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो बाकी अधिकार के बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अधिकार आप न लें, बल्कि उसको भी लें, जो भी आपको योजनाओं का लाभ मिलता है वो भी लें। तो उसके पहले ये भी सोचें कि ये भी मेरा अधिकार है, जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, उसको भी निभाना है। जी, अंतर मन से सोचना चाहिए। हाँ। और मतदान के लिए जरूर आगे आना चाहिए। और साथ ही साथ जो भारत में इतनी खूबसूरत जगहें हैं बुआ जी, लेकिन आजकल तो कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई पर्यटन बिल्कुल शबाब पर है। ऐसा? हाँ, हमें लगा तुम कहने वाली थी आजकल तो ऐसा चल रहा है कोई जाना ही नहीं चाहता है। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बुआ जी। ऐसा? क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जरा सा बाहर जाके ट्रेन वेन में सब जगह इतनी लंबी लाइन
लगी हुई है कि पूछो मत। वैसे भी जो देखो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारा देश इतना प्राचीन है कि अभी प्रकृति की बात तो तुमने की ही, लेकिन उसके संग संग जो धरोहर है उनको भी देखने जाना चाहिए, है ना, क्योंकि बाहर से भी जब लोग आते हैं तो हम अपने देश में क्यों न घूमें। और पर्यटन जो है इससे देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है, इसलिए ये जागरूकता भी होनी चाहिए और इसीलिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है ना। अब बात होती है कि भाई आर्थिक स्थिति, तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पर्यटन से जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलता है जी। और रोजगार तो मिलता है लेकिन घूमने ही नहीं जाएंगे, रोजगार में तो मिला हुआ है, अब घूमने नहीं आएंगे तो उन्हें आमदनी कैसे होगी। तो कुल मिलाकर जरूरी है कि घूमा जाए। आपकी तो चीजों में वृद्धि होती है लेकिन लोगों के जीविकोपार्जन का ये रास्ता भी है जी। और जो एक संस्कृति का आदान प्रदान होता है बुआ जी, वो भी बहुत देखने को मिलता है। जैसे कोई किसी जगह पे गए घूमने के लिए तो वहाँ के पहनावे, वहाँ के खान पान जो है, वहाँ का रहन सहन और लोगों के बीच जो एक तालमेल दिखाई देता है कि देखिए भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन जो एक तालमेल देखने को मिलता है वो बड़ी खास चीज है, बड़ा अच्छा लगता है। और एक तरह से कह सकते हैं ना कि जिस प्रदेश के लोगों से हम मिलते हैं तो फिर उनसे एक जुड़ाव सा होता है। नहीं तो ऐसे लगता है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र में तो जाहिर है कि चाहे वो मतलब कहीं और की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ या कोई और भी ऐसे हम बात करें तो हमें लगेगा बहुत दूर है, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, क्या सुविधा होगी, क्या सुविधा होती, पता नहीं क्या खाते पीते हैं, कैसे क्या पहनते ओढ़ते हैं, है ना। लेकिन जब हम आते जाते हैं तो लगता है अरे अच्छा हमारे ही जैसे तो हैं, अच्छा इनका ये वाले भी खाना अच्छा है, अरे वाह ये वाली डिश बड़ी अच्छी है। तो ऐसे एक भावनात्मक जुड़ाव होता है और हमें लगता है हम एक देश के ही सब नागरिक हैं, रहने वाले हैं ना। जी। और पहनावे और खान पान से तो काफी लगाव होता है बुआ जी। देखिए कई जगह जैसे कश्मीर वगैरह जाते हैं तो वहाँ के परिधान पहनकर, या असम वगैरह जाते हैं तो वहाँ के परिधान पहन करके कितने लोग देखिए फोटो भी खिंचाते हैं। तो ये उनकी संस्कृति से किस तरह से जुड़ाव होता है ये इस बात को बताता है। और जो दिवस मनाने की कोशिशें थी ये इस दिवस को मनाने की, वो 1948 से ही शुरू हो गई थी। 1951 में कलकत्ता कह सकते हैं या कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन दिवस के क्षेत्रीय कार्यालय में विस्तार किया गया, जिससे वैश्विक समुदायों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भी जागरूकता बढ़े। यानी कि पर्यटन को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है कि एक जो आय का साधन है वो तो है ही है, रोजगार है वो भी है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों का भी इससे कहीं ना कहीं आदान प्रदान होता है, हमें पता चलता है। ये वजह है। बिल्कुल। और इसके संग संग दार्शनिक स्थलों के साथ साथ हमें प्रसिद्ध देवालय भी जो हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। अच्छा देवालय केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल पूजा पाठ के लिए जाते हैं, बल्कि जो उनके बनाने की कला है, जिस काल में वो बना उसकी सब हमें इतिहास समझ में आता है कि किस कालखंड में ये बना, किस राजा ने बनवाया या उनकी शैली क्या थी। तो पुरातत्व विभाग की बात करें या मतलब जो भी है उसकी शिल्प की बात करें तो हम सब कुछ उससे समझ में आता है। और फिर कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमारे यहाँ कितने प्राचीन चीजें बनी हैं और उनमें जो रंग रोगन प्रयोग में लाए गए वो कितने चमकदार हैं कि आज भी सैकड़ों वर्ष पहले के जो बने हैं वो आज भी वैसे ही चमक रहे हैं। जी जी बिल्कुल प्राचीन है। प्राचीन है। अजंता एलोरा की अगर बात करें तो लगता है कैसे उस गुफाओं में बैठ के हमारे कारीगरों ने बनाया था। तो हमें फक्र भी होता है ना कि हमारे कारीगर या हमारे जो लोग थे वो कितने मतलब विकसित थे उस समय, है ना। और एक और चीज थी बुआ जी कि जो पहाड़ थे उनको ऊपर से तराशा जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी कला थी। ये चीजें देखने को भी मिलती हैं, सीखने को भी मिलती हैं और कहीं ना कहीं मन जो होता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। सोचने पर ये मजबूर हो जाता है कि भाई आखिर ये बनाया गया होगा तो किस तरह से बनाया गया होगा, कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। विजयवाड़ा की बात करें, दिलवाड़ा मंदिर है, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में अब आप देखें तो छत पे है और पूरी मूर्तियां ऐसे उकेरी गई हैं, उनमें अगर उंगली मतलब जैसे कि कहते हैं ना कृष्ण जी ने जैसे बांसुरी पकड़ी हुई है तो उसमें एक एक उंगली अलग अलग है। तो वो सारी चीजें कैसे बनी, क्या वो लेट के नीचे से बनाते थे तो क्या उनकी आंखों में पत्थर नहीं जाते थे या धूल नहीं जाता था। सोचो अभी ऊपर से देख के बना रहे हैं तो कैसे वो उसकी किरकिरी जाती रही होगी, कैसे उन्होंने बनाया होगा। अच्छा बुआ जी एक और चीज है कि जब इस तरह की कार्विंग की जाती थी, इतना सुंदर बनाया जाता है, खासकर दिलवाड़ा मंदिर की जो बात है तो ऐसा लगता था जैसे कि हाथी के दांत की कारीगरी है, बिल्कुल उसी तरह से है, बड़ा सुंदर सा है। बिल्कुल। तो ये बहुत अपने आप में इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरें हमारे देश में है, चूंकि ये बहुत प्राचीन देश है तो इसका सम्मान भी करना चाहिए, इसकी जो सुंदरता है उसे बनाए रखें। और एक जो
बात होती है कि हाँ जाना और उस पर अपना नाम लिखना, है ना? नहीं अरे वो तो अपनी छाप नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं छोड़ेंगे बताओ? नहीं है तो भाई अपनी छाप मत छोड़ कर आइए, वहाँ की छाप अपने साथ लेकर आइए, यानी कि अपनी आंखों में और अपने दिल में बसा कर लाइए। अब कहने का ये नहीं मतलब कि आप वहाँ से कुछ तोड़ कर ले आए, है ना? और जो वेस्ट होता है वो सब भी एक किनारे रखें, उसे आप बल्कि हो सके तो किसी थैले में करके घर ले आए। नहीं बिल्कुल हो सके नहीं, यही करना ही चाहिए। हम लोग तो जब भी रास्ते में भी चलते हैं तो भाई आप एक कागज का थैला या कोई भी अच्छी प्लास्टिक का जो थैला है उसको आप अपने साथ रखिए, ताकि जो अकेला खाया, सेब खाया, बीज हैं, छिलके हैं, उनको उसमें रखते चलिए। एक टॉफी भी अगर आप खाते हैं तो उसका छिलका उसमें रखिए और आके उसको कहीं सही जगह पे उसका निस्तारण करिए। और वहां पर बुआ जी कुछ एक लिखे रहते हैं इंस्ट्रक्शंस टाइप के, कि मतलब आप उसका पालन करें। नहीं वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो वहाँ वैसी जगह है अगर कोई ऐसी है तो आप उनके जो नियम है उनका पूरा पालन करें। खास करके जब सेल्फी की बात होती है तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ बड़ी खतरनाक भी जगह होती है, तो इन बातों का भी देखना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि देखो ये तो अभी हमने बात की धरोहरों की बात, स्मारकों की बात, लेकिन उतना ही प्राकृतिक सौंदर्य भी हमारे देश में बिखरा पड़ा है। तो उन सब जगहों पर सेल्फी न लें और वहां पर भी घूमने जाएं, लेकिन जरूर, बिल्कुल, है ना? अभी हम चलते हैं कहीं, लेकिन बिल्कुल जो वो पशु पक्षी सुंदर सुंदर जानवर होते हैं उन्हें भी न छेड़ें। बिल्कुल, तो हम अभी चलते हैं कहीं और। हाँ। प्यार की डोर से बंध जाएगा,
प्यार की डोर की बात जब होती है संगीता बेटिया, हाँ, तो हमारे एक साथी जैसे हम मतदान की बात कर रहे हैं, तो एक प्यार की डोर है, इससे भी बनती है सरकार से हमारे बीच में। लेकिन हमारे एक साथी ने बड़ा दोनों चीज को जोड़ के बड़ी अच्छी सी बात कही है। हाँ, बहुत हद तक ठीक भी है, थोड़ा सा गड़बड़ भी है। अच्छा, अच्छा। मतदान और कन्यादान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जिसको हम चुनते हैं फिर वो हमारी कहाँ सुनते हैं। तो ये इन्होंने तुकबंदी तो की है, बात भी सही है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप सही ढंग से चुनाव करें तो। हाँ, ये है ना? तो बात है तो जी। अब आप बहुत सारी और भी लोगों की शिकायतें हैं तमाम, उस पर अगर हम चर्चा करें तो 1 घंटे से ज्यादा समय चला जाएगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन विवाह के लिए तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, फिर भी हो जाता है। हाँ, लेकिन जो चुनाव की बात आती है, मतलब मतदान की बात आती है, तो इसको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और अगर आपको सही नहीं कोई लग रहा है उम्मीदवार, तो उसमें ना भी आप कोई वोट नहीं दे रहे हैं, उसका भी है विकल्प, तो उसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। जी। और बुआ जी, मतदान तो एक ऐसी चीज है देखिए कि जिसमें हम मास को कवर करते हैं, ज्यादा लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, तो ये कहीं बात और हम आती है। कहाँ किसके सुनते हैं ये बताओ हमें, हम लोग सुनते हैं क्या किसी की? जी, तो फिलहाल दिल की सुनते हैं। और चले हैं, राजस्थान चल रहे हैं। हाँ, चलो भाई, जी, जी। क्योंकि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि हमारा देश बहुत समृद्ध है, तो बहुत सारे क्षेत्र में है। ऐसे ही सती रानियां हुई हैं, वो बहुत महान महारानी पद्मिनी, जिन्होंने पद्मावती के नाम से भी मतलब जानी जाती हैं। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री से ही कुशाग्र बुद्धि थी उनकी, और बहुत सुंदर और सुशील कन्या थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन निखरती चली गई, और धीरे धीरे अद्वितीय सुंदरी पद्मावती के रूप में उनके सौंदर्य के साथ साथ उनके शील गुणों के चर्चे भी होने लगे, जिसने हर राज परिवार को आकर्षित किया, और हर राजकुमार और राजा उन्हें ब्याह कर अपने राजमहल की शोभा और शान बढ़ाना चाहता था, और जाहिर है कि चाहते थे कि वो सिंहासन पर बैठे। जी। राजकुमारी की उम्र परवान चढ़ने लगी तो माता रानी चंपावती भी अपनी पुत्री के ब्याह के स्वप्न सजाने लगी। महाराज गंधर्व सेन ने उनके स्वयंवर की घोषणा की, जिससे एक योग्य वर की तलाश की जा सके। इधर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने भी जब पद्मावती के चर्चे सुने तो सिंघल प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात राजा रतन सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मावती से संपन्न हुआ और पद्मावती का चित्तौड़ फिर आगमन हो गया। और चित्तौड़ आगमन से राजमहल की शोभा कई गुना और बढ़ गई। राजा रतन सिंह और पद्मावती की जिंदगी भी पूरी तरह से खुशहाल थी। चित्तौड़ के दरबार में कवि पंडित राघव चेतन भी पद्मावती से बेहद प्रभावित थे, परंतु किसी अवज्ञावश उन्हें चित्तौड़ से निष्कासित कर दिया गया। इधर दिल्ली के तख्त पर खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, और 13वीं सदी के पूर्वार्ध में चित्तौड़ से निष्कासित राघव चेतन अलाउद्दीन के दरबार तक पहुंच गए। यूं तो पूरे भारतवर्ष में महारानी पद्मावती के रूप और सौंदर्य के चर्चे थे, लेकिन राघव चेतन ने क्रूर अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मिनी के गुणों का ऐसा वर्णन बताया कि अलाउद्दीन महारानी को देखने, उन्हें पाने की चाह में षड्यंत्रों के जाल बुनने लगे। बड़ी चालाकी से अपने लश्कर को पीछे रुकने का आदेश देकर वो महाराज रतन सिंह के दरबार आ पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ते की पेशकश की और इसे ठुकराने पर आक्रमण की धमकी भी दी। इसके साथ ही उसे महारानी के दर्शनों की इच्छा भी प्रकट की और उनके प्रतिबिंब को देखने में कामयाब हो गया। उसे अब ये पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच महारानी पद्मावती अद्वितीय सुंदरी हैं, जिसके बाद चित्तौड़ के विजय करना और फिर महारानी को पाना जैसे उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। उसने कई महीनों तक चित्तौड़ के किले के बाहर डेरा डाला, लेकिन विजय फिर भी हासिल नहीं कर सका। लेकिन फिर बात चतुराई की आई, उसे चतुराई की और महाराजा रतन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा और छल से उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली ले गया। और बुआ जी, इसके आगे की जो कहानी है वो हम एक अंतराल के बाद बताते हैं। बिल्कुल।
हम फिर हाजिर हो गए। हाँ, राजा रतन सिंह की जो गिरफ्तारी है उसके बाद और उनके रिहाई की शर्तें ये रखी अलाउद्दीन ने कि पद्मावती उन्हें सौंप दी जाए। इधर चित्तौड़ महाराजा रतन सिंह की अनुपस्थिति में अंधकार में डूब गया। लेकिन महारानी पद्मावती न सिर्फ एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री थी, बल्कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ और समझ के लिए भी उन्हें जाना जाता था। तो अब पूरा दारोमदार महारानी पर था कि एक तरफ चित्तौड़ की शान और उनकी आन का सवाल था, तो दूसरी तरफ पति के प्राणों की रक्षा की बात थी और उनकी सकुशल वापसी का भी प्रश्न था। एक स्त्री के लिए कितना मुश्किल वो पल होता है जब उसका पति गिरफ्तार हो और पूरे देश की जनता उसका मुंह देख रही हो कि अब क्या होगा। या उसके खुद की आन की बात हो या देश के अपने साम्राज्य के बान की बात हो, सम्मान की बात हो। फिर जाहिर है कि आखिरकार उन्होंने अपने दूत द्वारा दिल्ली आने की कुछ शर्तें रखी अलाउद्दीन के सामने और फिर बहुत सारी चीजें जो थी उन्होंने जिस तरीके से रखी कि वो मान तो ली गई। लेकिन हम यहाँ मान जाते हैं, गीत सुनवा लेते हैं, फिर उसके बाद की बात करते हैं। घूमर
हम बात कर रहे थे रानी पद्मावती की और पहुंच गए थे कि कुछ शर्तें जो है अलाउद्दीन के सामने रखी थी रानी ने और जिन्हें मान भी लिया गया। महारानी ने इन शर्तों में राघव चेतन का नाम भी रखा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। शर्त के अनुसार कई हजार वीरों ने वेश बदलकर पालकी में खुद को पद्मावती की सखी के वेश में छुपा लिया, जिससे लगे कि ये पालकों में जो है जो पालकियां जा रही हैं उसमें रानी की सखियां हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपनी सखियों के साथ आएंगे। महारानी के आदेशानुसार इसमें वीर सेनापति गोरा और बादल भी थे। जैसे ही पालकियां महल में दाखिल हुई, शर्त अनुसार महारानी को राजा रतन सिंह के पास पहुंचना और मिलना था। इसी बीच पालकी से योद्धा निकले और उन्होंने मोर्चा संभाला। इधर राजा रतन सिंह को छुड़ाकर पद्मावती चित्तौड़ की तरफ बढ़ गई। युद्ध में गोरा और बादल मारे गए। खिलजी सेना भी हाथ मलते रह गई और रानी की सूझबूझ से रतन सिंह चित्तौड़ आ गए। इसके बाद अलाउद्दीन ने, भाई जाहिर है कि चोट खाया हुआ था, पूरी शक्ति से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। किले की दीवारें टूटने लगी और फिर सैनिक फिर भी युद्ध के मोर्चे पर डटे रहे। खिलजी सेना के पास आधुनिक हथियार, गोला बारूद, लश्कर आदि सभी कुछ थे। तोपों से किले की दीवारें ढहने लगीं और अलाउद्दीन और महाराजा रतन सिंह का आमना सामना हुआ। महाराजा रतन सिंह ने चित्तौड़ की आन बान और राजपूती शान के लिए इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनके जीत की जो है उनको जीतकर अलाउद्दीन किले में प्रवेश न कर सका और बचने का कोई रास्ता न देख महारानी पद्मावती ने किले के मुख्य द्वार को बंद करने का आदेश दिया और जौहर कुंड में प्रचंड अग्नि को प्रज्वलित करवाया। एक एक कर किले की तमाम राजपुतानी जो रानियां महारानियां थीं पद्मिनी के पीछे धधकते अग्निकुंड की तरफ बढ़ चली और महारानी पद्मिनी ने इस धधकते अग्निकुंड में प्रवेश किया और अपने सतीत्व की रक्षा की। उनके पीछे कई हजार स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश कर जौहर किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को, जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, महारानी पद्मिनी ने उसके इस अभिमान को मिट्टी में मिला दिया और भारतीय रानी की शक्ति का उसको भान कराया। रानी के सम्मान और प्रण की जीत हुई और एक शक्तिशाली शासक की हार हुई, जिसे महारानी पद्मावती ने अपनी सूझबूझ और अपनी राजनीतिक क्षमता और दृढ़ निश्चय से परास्त कर दिया था। महारानी पद्मिनी प्रत्येक भारतीय नारी का सम्मान है, जो हर युग में पूजनीय रहेंगी और जिनकी गाथा इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगी, जिसे जमाना हमेशा दोहराएगा। और सिर्फ महारानी पद्मिनी ही नहीं, बल्कि उनके साथ जो भी हजारों रानियां और भी हमारी जो कहते हैं नारियां जौहर व्रत में गई, अग्नि में कूदी, उन सबको हम नमन करते हैं। हाँ जी। मीठी मीठी
क्या हुआ? हाँ। क्या खिलाने वाली हो संगीता आज? वो हाँ, बताएंगे ना दाएं बाएं व्यंजन देख रही हैं, ले नहीं आई हो तुम। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए कहते हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए। तुमने तो कह दिया हमारी बिटिया से कि रख दो, उसने रखा नहीं। तो खुद करना चाहिए। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी कहानी साझा की है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन हाँ, दूसरों पर निर्भरता या अत्यधिक निर्भरता हमें थोड़ा सा आलसी बना देती है, और फिर ऐसे ही होता है, दाएं बाएं देखना पड़ता है। हाँ, हाँ। हाँ जी, तो अपना काम जो है वो खुद अपने करना आप चाहिए। में निर्भर रहना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि दूसरों पर फिर बोझ जो होता है वो बेहिसाब हो जाता है। और कभी कभी ऐसा बोझ होता है कि भाई घर के भी अगर बच्चे हैं तो फिर एक ही को काम दिया जाता है, बार बार बेचारा वो सीधा है तो वो बार बार अपना काम जो भी बोल रहा है उसके काम को करता चला जा रहा है, लेकिन औरों को नहीं बोला जाता है। नहीं, फिर फंस जाता है उस चक्कर में, बहुत बुरी तरह फंस जाता तो है। हमारे साथी ने लिखा है, मेरे घर में मेरा बड़ा बेटा छोड़कर पति को और छोटे बेटे को अपना काम करने में अटपटा लगता है। फिर क्या, बड़ा बेचारा कर लेता है उनके काम, तो हमें लगता है हमेशा फिर वही करता होगा। और ये हर घर में होता है। हाँ, अगला की ये थोड़ी सी उल्टी हो गई कहानी। कहीं कहीं छोटे जो होते हैं वो बहुत काम करते हैं, बड़े काम करवाते रहते हैं, अरे उसको बोलो ना, उसको बोलो ना। हाँ। तो भाई इस तरह से जो है किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। घर में अगर पिता हों, चाहे खुद आप मतलब बच्चों के पिता हैं, आप घर के मुखिया हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप पानी वानी लेना है, कुछ करना है तो खुद करें। हाँ हाँ, बिल्कुल। और एक व्यक्ति पर इससे जो बोझ आता है वो भी कम होगा। और एक कहते हैं ना बुआ जी, एक ही जगह बैठे बैठे सोचते हैं कि भाई हमारा काम ये कोई कर दे, वो कोई कर दे। हाँ। तो फिर इससे जो अपनी क्रियाशीलता होती है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो निर्भरता जो होनी चाहिए वो बहुत सोच समझ कर उसका ये करें कि अपने ऊपर निर्भर रहे। तो हमारे साथी ने लिखा है, तू अपना काम करता चल, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तू अपने हौसलों से उड़ान भरता चल, तू अपना काम करता चल। गम तो सबके पास है, तू खुशी बांट, तू हंस सबको हंसाता चल, तू अपना काम करता चल। आएगी मुश्किल और कठिनाई भी, तू सबका हल निकालता चल, तू अपना काम करता चल। पसीने की पूंजी लुटा के दिन रात मंजिल की राह में तू कदम मिलाकर चल। मेहंदी की तरह खुद पिस मगर रंग गहरा करता चल, तू अपना काम करता चल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। और वैसे भी अगर देखा जाए बुआ जी, तो जो एक अपना काम स्वयं करने की जहाँ जो बात होती है, उसमें परिश्रम और मेहनत ये दो चीज तो लगती ही लगती है, जैसा इन्होंने लिखा है। शायद हम उसी परिश्रम और उसी मेहनत को बचाना चाहते हैं, इस वजह से अपना काम दूसरों से करवाते। अच्छा, दूसरा जो करता है उसकी भी तो परिश्रम लगती है, उसका भी मेहनत लगती है, तो फिर तो वो बढ़ती चली जाती है। फिर वो तो बेचारा नहीं कह सकता कि हाँ भाई हमसे ये काम कहा गया, अब हम थक गए, अब तुम जरा ये काम कर कह दो। सकता है, लेकिन नहीं कहते हैं, हम उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो काम करता है, है ना, हम जो कहते हैं तो फायदा उसको मिलता है। कहीं ना कहीं बाहर जब निकलते हैं वो समाज में, तो वो आत्मनिर्भर रहते हैं, तो उन्हें सुकून से जिंदगी उनकी आगे चलती है ना जी। और अत्यधिक भरोसा भी होता है एक तरह से देखा जाए तो, कि भाई ये काम कह दिया गया तो फिर वो काम हो ही जाएगा। लेकिन कितनी देर में होगा, किस हद तक उससे कह सकते हैं कि संतुष्टि होगी, ये नहीं कहा जा सकता। तो जब हम अपना काम दूसरे पर डालते हैं तो ये भी सोचना चाहिए कि उससे जो एक समय कहते हैं ना कि नष्ट होता है, भाई वो तो अगले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब करेगा, काम करेगा और कब करेगा। तो आप फटाफट अगर हम खुद उठकर अपना काम करें तो उससे समय की भी बचत होती है। और फिर जो एक अपना जैसी गुणवत्ता आप चाहते हैं वो आपको मिलती है। हाँ। जी। और अगर इस तरह की आदत रहेगी तो फिर ये कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा है तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए। क्योंकि इससे जो एक आलस की आदत होती है, कहीं ना कहीं आलस भी होता है, तो आलस की जो आदत होती है वो भी हटती है। और आगे अगर हम मेहनत करते जाते हैं, जैसे कि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो तरक्की में भी आगे काम आता है। तरक्की में क्या, आप देखो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि दूसरों से हम करवा लें, लेकिन पढ़ाई तो आपको नहीं किसी और से करवा सकते ना, परीक्षा देने आपको जाना है। हाँ। तो जैसे आप बाकी काम करेंगे तो पढ़ने की भी आदत रहेगी, तो आपको जो लिखना है उन सब में भी आलस से नहीं आएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है, बचपन में कहानी पढ़ी थी जिसमें किसान दूसरों के ऊपर निर्भर करता है और दाना चिड़िया चुग जाती है, इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। तो ऐसे ही एक हमारे साथी ने और भी कहानी लिखी है,
लघु कहानी। एक बुद्धिमान लवा पक्षी का परिवार किसान के खेत में रहता था, उनका घोंसला बहुत आरामदेह था। तो ऐसे ही उन्होंने छोटे में बता देते हैं कि सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले बच्चों की माँ ने कहा, देखो बच्चों, किसान जो है बहुत जल्दी अपनी फसल काटने आएगा, ऐसी स्थिति में हमें अपना नया घर खोजना पड़ेगा। हाँ। तो तुम सब अपने काम और आंखें खुली रखना, और जब मैं शाम को लौट कर आऊं तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा, क्या सुना। तो शाम को जब लवा अपने घर लौटी तो अपने परिवार में पूछा, तो बच्चे बोले, हमें जल्दी छोड़ना होगा। किसान अपने पुत्रों के साथ अपने खेत की जांच करने आया था और कह रहा था, फसल तैयार है, हमें कल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। तो वो 2 दिन तक यही कहता रहा। हाँ। तो जो लवा जो थी वो जब फिर आती तो फिर बच्चे परेशान होते, मम्मी कल, मतलब माँ, हमें कल ही घर छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मत परेशान हो। क्यों वो नहीं हो रहा था परेशान, बताओ? क्योंकि वो बार बार किसान जो था वो ये कहता था बेटों से कि कल तुम लोग आके करना, पड़ोसियों की मदद लेंगे। फिर क्या हुआ, जब 3 दिन गुजर गया, जब उसने कहा कि बच्चों से फिर शाम को पूछा क्या हुआ, तो बोले कि आज किसान कह रहा था कल मैं आऊंगा और मैं कल फसल पूरी काटूंगा। तो बोले अब घबराने की बात है, क्योंकि किसान ने कहा है मैं खुद आऊंगा और मैं काटूंगा। जब तक वो दूसरे पर निर्भर था, बच्चों पर, पड़ोसियों पर, तब तक ये लवा जो पक्षी था वो निश्चिंत था कि अभी तक ये जो फसल है नहीं कटेगी। फिर उसको लगा कि नहीं, अब तो कट जाएगी, क्योंकि उसने खुद के लिए निर्णय लिया कि मैं काटूंगा। जी। तो ये होता है खुद काम करने के बाद। बहुत सारी जो कहानियां हैं वो भी इस पर बनी हुई हैं, और लेकिन बस ये है कि जो कार्यक्षमता होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो अपना काम स्वयं से करें, ये बहुत जरूरी है। और जो एक अनुभव है बुआ जी, वो भी उससे मिलता है कि अगर हम अपना काम स्वयं करते हैं तो समय की भी बचत होती है, अनुभव भी मिलता है और मन मुताबिक काम भी हो जाता है, अच्छे परिणाम भी उसके मिलते हैं। लेकिन ये जो काम है वो हम नहीं करेंगे संगीता बिटिया, ये तुम करोगी। हाँ। गीत बजाने वाला। हाँ हाँ जी। जाने तमन्ना क्या कर डाला आंचल में मुस्का के, जाने तमन्ना क्या कर डाला आंचल में मुस्का के, दिल की धड़कन और बढ़ा दी यूं देखा शर्मा के, जाने तमन्ना क्या कर डाला। कितना हंसी है तेरी आंखों का जादू, कितना हंसी है तेरी आंखों का जादू, खुशबू में डूबी हुई सांसों का जादू, दिल को लुभाने वाली बातों का जादू, बातों का जादू। हार गई मैं सब कुछ अपना इन कदमों में आके, हार गई मैं सब कुछ अपना इन कदमों में आके, दिल की धड़कन और बढ़ा दी यूं देखा शर्मा के, जाने तमन्ना क्या कर डाला। बेताब दिल है मेरा मदहोश आंखें, बेताब दिल है मेरा मदहोश आंखें, करता हूँ दिल से अपने तेरी ही बातें, कैसे गुजारूं अपनी बेचैन रातें, बेचैन रातें। मेरे दिल में आ जाओ तुम दुनिया को ठुकरा के, मेरे दिल में आ जाओ तुम दुनिया को ठुकरा के, जाने तमन्ना क्या कर
डाला आंचल में मुस्का के, दिल की धड़कन और बढ़ा दी, यूं देखा शर्मा के, जाने तमन्ना क्या कर डाला। देखो आज जो है ना कि वैसे तो पोहा लोग खाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। आजकल हरी मटर बहुत आ रही है, तो करीब 3 लोगों के लिए अगर खाना है या 4 लोगों के लिए, तो कम से कम 2 या 3 किलो आप मटर लीजिए और उसके दाने निकालिए। और ऐसा नहीं कि निकाल कर आप फ्रिज में रखें, ताज़ी मटर लाएं और उसको छीलें, मुलायम मुलायम जो हो, मीठी मीठी, उसको छील लें। उसका बाद उसमें एक आलू भी चाहिए, आलू को छील के काट के मटर के बराबर उसको चौकोर चौकोर काट लीजिए, उसी आकार में, मतलब उसी साइज में, ठीक है। और आपको मसाला क्या तैयार करना है कि घी में आप चाहें तो बना लीजिए, घी में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। घी में बनाइए, उसमें राई, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, ठीक है। ये सब डालेंगे। जो ये मसाले हमने बताए, खड़ी बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, इसको थोड़ा दरबरा पीस लें खल्लड़ में, ताज़ा बनाएंगे लेकिन, हाँ। और घी डालिएंगे, कुकर में आप कर लीजिए इसको। और उसके बाद इसमें मसाला, पहले राई जीरा डालिए, हींग डालिए और तेज पत्ता, और ये मसाला जो आपने करा है वो अदरक, हरी मिर्च डालिए। और उसके बाद ये मटर और आलू जो है वो डाल दीजिए। और कम से कम चौथाई, अगर आपकी तुरंत मटर अच्छी है तो बहुत ज़्यादा नहीं, चौथाई कप पानी उसमें डाल के और नमक डालकर सीटी लगा दीजिए। और तब तक आप चूड़ा तैयार करेंगी, जो सफ़ेद वाला चूड़ा आता है, दही चूड़ा खाया जाता है या बाकी तरीके से। तो करीब 3 मुट्ठी चूड़ा, करीब या 4 मुट्ठी, जितना आपको खाना है, और या जितनी आपको मटर दिख रही है उतना लगभग, या उससे थोड़ा सा कम ही बल्कि रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसको एक बार बस पानी से तुरंत धोइए और छन्नी में निकाल लीजिए चूड़े को। और उसके बाद थोड़ा सा दूध का छिट्टा दीजिए उसमें, ठीक है। और उसके बाद उसमें नमक डालें चूड़े के हिसाब से, नींबू का रस डाल दीजिए, आधा नींबू का रस, सूखा धनिया पाउडर और हरी धनिया उसमें डालेंगे, और थोड़ा सा मिलाकर 10 मिनट उसको छोड़ दीजिए ताकि उसमें सब चीज़ अंदर तक पहुंच जाए जी। उसके बाद आप तब तक इधर जब सीटी एक लगेगी, उसके बाद आप उसको खोल दीजिए कुकर। और उसके बाद ये जो चूड़ा हमने तैयार किया है उसको मटर में मिला दीजिए, और बहुत संभाल के मिलाना है, ऐसे हलवा ना हो जाए, है ना। बल्कि जो हम झरनी या जो भी चीज़ रखते हैं ना, उसकी जो डंडी होती है उससे चलाएं धीरे धीरे। और उसके बाद ऊपर से और 2 चम्मच कम से कम देशी घी डालें। और जब चूड़ा डालते हैं ना, उस समय उसके पहले उसमें मलाई अगर अच्छी सी है आपके पास तो उसको मिला दें, एक परत बिछा दीजिए, थोड़ा सा चूड़ा डाल के, और फिर चूड़ा डाल दीजिए। थोड़ी देर होगा तो उसमें वो भिन जाएगी, मतलब रस उसका चला जाएगा। और फिर उसका चला के थोड़ा सा करीब आधा कप दूध और डाल दीजिए, अगर आपको सूखा है तो। अगर नहीं सूखा है ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आधा कप डाल के थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए उसको फिर से गैस पर चढ़ा दीजिए, धीमी आंच में, बिल्कुल तेज नहीं। और उसके बाद जब हो जाएगा तो बंद कर दीजिए, कम से कम उसको 5-7 मिनट तक बंद रहने दीजिए, गैस बंद होने के बाद भी। और उसका देशी घी ऊपर से डाल के, हाँ, चूड़े में जो है वो आप चाहें तो, अगर पसंद है तो 1 चम्मच शक्कर भी डाल दीजिए। और उसके बाद परसिए। आप कद्दूकस की हुई जो होती है ना, वो मूली आदि का जो सलाद बनता है वो हरी चटनी के साथ परसिए, खाइए, खुश रहिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और अब गीत सुन, हाँ हाँ, एक गीत खत्म।
तो भाई हमारे साथियों ने डिश भी लिख ली। हाँ। और अब अलविदा लेते हैं। हाँ छुट्टी जी। सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।